अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हाउ आर यू? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही एक अहम लेक्चर है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ, इंग्लिश, ग्रामर। सो बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये रिक्वेस्ट की कि बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीकाकार क्या है, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको ये समझा पाऊँ एक ही लेक्चर में कि कोई भी बेयर एक्ट क्या होता है। बेयर एक्ट तो मतलब वो लॉ होता है जो कोई भी प्रोविंशियल असेंबली या पार्लियामेंट पास करती है, उस पर सेक्शन दिया होता है। सेक्शन के नीचे एक होती है कमेंट्री। कमेंट्री आमतौर पर जो मेजर एक्ट होते हैं ना, और जो पूरी वजाहत के साथ उसमें बयान किया गया होता है, वो तो होता है। वो बेयर एक्ट नहीं होता। बेयर एक्ट में कमेंट्री नहीं होती, सिर्फ सेक्शन होते हैं, सिर्फ सेक्शन। सेक्शन नंबर एक, उसको उसकी जो राइटिंग होगी वो होगी, फिर सेक्शन टू होगा, फिर सेक्शन थ्री होगा। उसमें कोई कमेंट्री, कोई किसी किस्म की इजाफी नोट, कोई वजाहत नहीं होगी। वो होता है बेयर एक्ट। बेयर का वैसे लफ्जी मतलब क्या होता है? बेयर का वैसे लफ्जी मतलब होता है जी नंगा। नंगा, नंगे का मतलब यहाँ पर बेयर एक्ट से मुराद ये नहीं है कि कोई एक्ट नंगा होता है। नंगे से मुराद ये है कि बेयर एक्ट जो है उसमें कमेंट्री नहीं होती, वो बिल्कुल अकेला होता है। ठीक है, तो उसके साथ कोई कमेंट्री नहीं होती, सिर्फ उसमें सेक्शन या आर्टिकल होते हैं। तो उसको असल तो लॉ जो है वो है ही बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आपके पास होगा तो आप आगे पढ़ेंगे ना। तो बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीकाकार क्या है, आज का ये हमारा लेक्चर है। तो गोल्डन रूल्स टू रीड अ बेयर एक्ट इन लॉ। किसी भी लॉ, चाहे प्रोविंशियल लॉ है, चाहे कोई फेडरल लॉ है, चाहे कोई दुनिया का कोई भी लॉ है, लॉ की एक अपनी लैंग्वेज होती है। उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखना पड़ता है। उन रूल्स को मद्देनजर रखकर आप उससे अच्छा इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आए चलते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं। जैसे गोल्डन रूल्स टू रीड अ बेयर एक्ट इन लॉ। A student who knows how to read a bare act, he can read and understand any law in force in Pakistan or in force in any other country. ठीक है डियर व्यूअर, ये सारी मैंने खुद टाइप किया है। आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई नकल कर रहा हूँ। मैं आपको ये टाइप इसलिए करता हूँ ताकि आपको मेरे कुछ अल्फाज की बाज़ दफ़ा वॉइस क्लियर नहीं होती, तो वो सामने लिखा हुआ होगा तो आप खुद ब खुद भी उसे पढ़कर उसे समझ सकते हैं। इतनी इजी वर्डिंग में मैं लिखता हूँ। तो a student who knows how to read a bare act, he can read and understand any law in force in Pakistan or in force in any other country। यानी कि जिस बंदे के पास ये आर्ट आ गया ना कि उसने लॉ को पढ़ना कैसे है, तो वो पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्स है उसको भी पढ़ सकता है इजली। पाकिस्तान के बाहर जितने भी ममालिक में जो इन्फोर्स्ड है लॉ, उनको भी पढ़ सकता, समझ सकता है। लॉ टीचर्स, लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कुड नॉट टीच ईच एंड एवरी लाइन और एवरी एक्ट ऑफ लॉ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है या टीचर जो है वो हमको एक एक लाइन पढ़ाएं या हर एक्ट पढ़ाएं। बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो हमने खुद 5 साल में हमने खुद बहुत सारे एक्ट पढ़े, अहम अहम एक्ट हमने नहीं पढ़े। यानी इतना टाइम ही नहीं होता टीचर्स के पास, इतनी यूनिवर्सिटीज के पास। बमुश्किल से वो कोर्स आउटलाइन कवर करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कोई यानी कि सारे लॉ कोई भी नहीं पढ़ाता। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लॉ, आप लॉ मुकम्मल किया ना आपने, आपकी कंप्लीशन के बाद वो इंट्रोड्यूस होते हैं, वो न्यू लॉ होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, विद नीड ऑफ द आवर। ज़रूरत के तहत वो नए लॉ इंट्रोड्यूस होते हैं। तो फिर आप कैसे ये मुमकिन है कि आप हर लॉ टीचर से पढ़ कर आए? यानी आपके पास ये नहीं है कि मछली पकानी कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए कि मछली पकड़नी कैसे है। ठीक है, तो वो आप किसी वक्त भी पकड़ कर उसे खा सकते हैं। यानी कि आपको बेसिक आर्ट आनी चाहिए लॉ को पढ़ने की, इंटरप्रेट करने की। कोई भी लॉ हो आप खुद से पढ़ सकते हैं, सिंपल इज दैट। सो स्टे टच विद मी विद ग्रेट पेशेंस। यानी आपको कुछ सब्र करना होगा। मैंने एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। कम से कम 25 मिनट या 30 मिनट का ये लेक्चर हो सकता है। तो काइंडली आप मेरे साथ रहें। आपने बोर नहीं होना, आपने पजल नहीं होना। मैं आज आपको बहुत ही
बहुत अहम बातें बताऊंगा इस लेक्चर में। जस्ट आपने बी पेशेंट रहना है, आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है। और देयर मे बी फॉलोइंग गाइडिंग एंड ट्विंकलिंग प्रिंसिपल्स which could lead a person to understand any law, especially in Pakistan and also in foreign countries. चंद गाइडिंग रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? नंबर वन, मोस्टली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बेयर एक्ट। आमतौर पर एक बेयर एक्ट के मतलब बेयर एक्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, जैसे फौजदारी कवानीन हैं या दीवानी कवानीन हैं या फैमिली कवानीन हैं, मुख्तलिफ किस्म के बेयर एक्ट होते हैं। तो बेयर एक्ट आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ बेयर एक्ट में सिर्फ सेक्शन होते हैं, कुछ बेयर एक्ट में सेक्शन के साथ शेड्यूल भी होते हैं, कुछ बेयर एक्ट में आर्टिकल के साथ भी शेड्यूल होते हैं। यानी कि ये मैटर करता है लॉ टू लॉ। ठीक है, तो मोस्टली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बेयर एक्ट, सेक्शन और आर्टिकल पोर्शन एंड स्केड्यूल पोर्शन। ठीक है, स्केड्यूल भी हो सकते हैं उसके एंड पर, और उस स्केड्यूल से उन स्केड्यूल से पहले सेक्शन और आर्टिकल। ये क्या है? सेक्शन, आर्टिकल, ऑर्डर, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली उस एक्ट की डिवीजन होती है, इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए और चीजें मिक्सअप ना हो। ठीक है, एक सेक्शन में आपने मर्डर की तारीफ दी है, तो सेक्शन नंबर 2 में फर्ज किया आप होमिसाइड की तारीफ देंगे कि होमिसाइड क्या होती है। यानी कि आपने ये सेक्शन, इसलिए सेक्शन क्या है? सेक्शन बेसिकली डिवाइड करता है कि 302 कत्ले आमद की पनिशमेंट है, ठीक है, और 300 में कत्ले आमद की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इकट्ठी हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप इनको एप्लीकेबल कैसे करेंगे? यानी सेक्शन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इजिली इनको सेपरेट कर सकें और हर चीज को अपनी अपनी जगह पर रख सकें। इसीलिए इनके साथ सेक्शन बनाए जाते हैं या आर्टिकल बनाए जाते हैं। तो सेक्शन और आर्टिकल के अलावा एंड पर क्या हो सकता है? एंड पर शेड्यूल भी दिए जा सकते हैं। शेड्यूल में क्या होता है? सेक्शन और आर्टिकल्स एक्सप्लेन्स इफ एंड बट्स ऑल टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। सेक्शन और आर्टिकल में क्या होता है? उस एक्ट के मुतल्लिक जितनी वजाहत है ना, उस सेक्शन और आर्टिकल में या आर्टिकल में दी गई होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 280 तक सब की सब जो है ना वजाहत जो है वो दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ भी है, पाकिस्तान की जुडिशरी कैसे होगी, पाकिस्तान के सदर की क्या उम्र होगी, इलेक्शन कैसा होगा, नेशनल असम्बली की क्या तरीकाकार होगा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, यानी कि सब कुछ थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ी थॉरली उसको डिस्कस किया गया है। तो इसमें क्या है? ऑल टर्म्स एंड एप्लीकेशंस, उसमें तमाम किस्म की टर्म्स की यानी कि डेफिनेशंस दी जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन दी जाती हैं, यानी कोई चीज छोड़ी नहीं जाती। ऑफ एन एक्ट वाइल स्केड्यूल मोस्टली एक्सप्लेन द स्पेसिमेन फॉर समन्स, ओथ्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज etc। ये जो स्केड्यूल होता है ना, स्केड्यूल में आमतौर पर स्केड्यूल में कुछ और वजाहत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। उसमें आमतौर पर स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन एक ढांचा होता है, एक नमूना होता है। समन का नमूना होता है जी, हलफ का नमूना होता है, आर्डर का नमूना हो सकता है और डिग्री का नमूना होता है। ठीक है, वह डिग्री कैसे होगी? और स्केड्यूल में क्या है? जैसे सीआरपीसी में स्केड्यूल है, उसमें दिया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस आप विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार कर सकते हैं किस ऑफेंस में। तो काबिल दस्तंदाजी, कॉग्निजेबल उसको कहते हैं इंग्लिश में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा, ये सारी डिटेल किस में दी गई हैं? तो ये शेड्यूल में दी गई हैं। इसी तरह आईन पाकिस्तान में जो है वो शेड्यूल दिए गए हैं हेड पर। उनमें क्या है? उनमें ओथ हैं, ओथ भी हैं। जैसे ये देखें, ये एक एग्जांपल है, चीफ मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर, ये उसका ओथ है। ये एक स्पेसिमेन है ओथ का कि आई खाली जगह, मतलब कोई भी होगा, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर परवेज लाई है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आई मैं परवेज लाई डू सोलमनली सवियर, मैं इस बात का हल्फान इकरार करता हूँ दैट आई विल बियर ट्रू एंड जो भी है, यानी कि ये क्या है? ये एक हलफ है। ठीक है, ये एक स्पेसिमेन है। ये किस में दिया गया? आर्टिकल 133 सब प्लस 5 एंड 132। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट 2007। ये किस में है? ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल में दिया गया, मैंने शेड्यूल से लिया है। तो इसी तरह ये देखें, स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का भी एक होत दिया गया, बाकी सबका दिया गया है। तो ये सीपीसी का मैंने लिया है शेड्यूल, फाइनल डिक्री
पार्शियल, ये इसका क्या स्पेसिमेन होगा, ये स्पेसिमेन होगा जो दिया गया। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल में आमतौर पर आपको स्पेसिमन ही दिए जाते हैं, स्पेसिमेन, ताकि आप जो है इजीली उनको पढ़ सकें और सेक्शन और आर्टिकल पोर्शन से उसे मिक्सअप ना हो, बस यही बात है। तो नंबर 2 क्या है जी, सेक्शन 1 ऑफ एनी एक्ट इज अबाउट टाइटल एंड एक्सटेंट। किसी भी बेयर एक्ट का जो सेक्शन 1 होगा ना, सेक्शन 1 में हमेशा एक टाइटल दिया जाता है। टाइटल क्या होता है? जैसे पाकिस्तान पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द कंट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या है? ये टाइटल है, यानी उस लॉ का नाम क्या है। उस लॉ का नाम, किसी भी मुतलका लॉ का नाम बहुत कुछ शो करता है। जैसे द पाकिस्तान पीनल कोड, इसका मतलब ये है कि ये कुछ सजा, पनिशमेंट के हवाले से कोई लॉ है। ठीक है, नाम से आपको लॉ का पता चल जाता है कि इस लॉ का मतलब क्या है। टाइटल ये होगा। एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट ये है कि ये एप्लीकेबल किस एरिया के अंदर अंदर होगा। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, जबकि जो एंटी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब एंड सब्सटेंस एक्ट है वो सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है। तो सिंध का अपना होगा, केपीके का अपना होगा, उसमें थोड़ी डिफ्रेंसिएशन होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन हर सूबे का अपना होता है। सूबाई लेवल के जितने लॉ हैं हर सूबे का अपना है। तो सूबाई लेवल का जो लॉ होता है वो सूबे के अंदर एप्लीकेबल होता है, जबकि नेशनल लेवल का जो लॉ होता है वो पूरे मुल्क में लागू होता है। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड इज अ नेशनल और अ फेडरल लॉ, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। ये आती है एक्सटेंट। सेक्शन 2 इज अबाउट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन एनी एक्ट। किसी भी एक्ट का आमतौर पर जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशंस का सेक्शन होता है, और ये बहुत ही अहम सेक्शन होता है। जिस बंदे ने ये सेक्शन क्लियरली अगर पढ़ लिया है, पूरे एक्ट में उसको कोई मसला नहीं बनेगा, वो इजीली चीज़ों को समझ सकता है। क्योंकि डेफिनेशंस में मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जी डेंजर। आपके जहन में डेंजर का मायना होता है जी खतरा। हो सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो मुतलका लॉ आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेंजर का मतलब कुछ और हो, तो वो डेफिनेशन में बताएगा कि इस एक्ट में, इस मुतलका, इस खास एक्ट में डेंजर का मतलब ये लिया जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, लफ्ज़ जी पर्सन। आप तो पर्सन समझते हैं कि शख्स, वी आर लिविंग पर्सन, फीमेल मेल्स, हम पर्सन है। तो कोई एक ऐसा एक्ट जिसमें ये कोई कंपनी का एक्ट हो सकता है, मुतलका कंपनी का एक्ट, स्पेशल कंपनी का एक्ट, तो उसमें जब पर्सन की डेफिनेशन दी जाएगी ना, तो लिखा जाएगा कि पूरे एक्ट में पर्सन का मतलब सिर्फ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होगी, लिविंग पर्सन इससे मुराद नहीं होगा। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इस एक्ट में, जो कंपनी का जो एक्ट है मुतलका, इसमें पर्सन से मुराद लिविंग पर्सन नहीं होगा, बल्कि इससे पर्सन से मुराद कंपनी खुद होगी। बात की समझ आ गई? तो हाँ, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, आगे जाकर एक लफ्ज लिखा हो जी पर्सन, उसको आप तो समझ बैठेंगे कि शायद ये लिविंग पर्सन की बात कर रहा है, हालांकि लिविंग पर्सन की बात नहीं कर रहा। उसने डेफिनेशन में आपको बता दिया था कि पर्सन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मुराद लिविंग पर्सन नहीं होगा बल्कि कंपनी होगी। ठीक है। तो डेफिनेशन एक ऐसा सेक्शन होता है जो एक्ट पढ़ने से पहले ये कर, जैसे नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है ना, इसी तरह एक्ट पढ़ने से पहले डेफिनेशन का सेक्शन क्लियरली पढ़ना बहुत जरूरी है। तब जाकर आपको बेयर एक्ट की समझ आती है। यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉ डिक्शनरी, कोई भी एक अच्छी सी लॉ की डिक्शनरी कर लें। ठीक है, फ्लैक्स लॉ डिक्शनरी कर लें या कोई भी कर लें। तो लॉ की डिक्शनरी जो है, इंग्लिश की एक अच्छी डिक्शनरी भी अपने पास रखें। बहुत सारे लफ्ज ऐसे इंग्लिश के होते हैं, उनकी क्लियरली जो है वो भी पता चल जाता है मीनिंग का। तो अगर आपको कोई लफ्ज की मीनिंग का नहीं पता तो वो काइंडली सर्च कर लें। तो यानी कि डिक्शनरीज का इस्तेमाल रखें, तो ये चीज़ आपको असिस्ट करती है लॉ पढ़ने में, समझने में। लिसन रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, द लिंक ऑफ लेक्चर रिगार्डिंग पंक्चुएशन इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, पूरी इंग्लिश ग्रामर पर मैंने कोर्स रिकॉर्ड कर रखा है। तो वो पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का जो यूज है ना, जिस बंदे को सही आता है ना, तो वो भी इजीली पढ़ सकता है लॉ को। यानी पंक्चुएशन का यूज होता है लॉ में, और मोस्टली कॉमा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है।
तो अगर आपको पंक्चुएशन के रूल्स का नहीं पता तो फिर भी आपको कंफ्यूजन बनती है कि पता नहीं यार ये कैसे लिंक कर रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कामे का मतलब क्या है, इस पर यहाँ पर कॉलन का मतलब क्या है, सेमी कॉलन का मतलब क्या है, यानी कि आप कंफ्यूज होते हैं, एडल होते रहते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपको पंक्चुएशन के रूल्स का नहीं पता होता। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पंक्चुएशन के जो लेक्चर है ना, उनका मैंने लिंक दिया हुआ है, वो सुन लें, या किसी और जगह से आप क्लियर कर लें कि पंक्चुएशन के रूल्स क्या हैं। जब आपको पंक्चुएशन के रूल्स का पता चल जाएगा तो आप इजीली इजीली आप लॉ को पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे जल्द, थोड़े वक्त में। रीड अ लॉ स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन। यानी कि एक सेक्शन है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक सेक्शन है जी, कत्ल खता। ठीक है, ये एक सेक्शन है, फर्ज किया। तो मैं कत्ल खता, मैंने इसका टाइटल पढ़ा, तो मेरे जहन में ये आना चाहिए कि खता का मतलब होता गलती, कत्ल का मतलब होता किसी को मारना। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मेरे जहन में आ गया ना, कत्ल खता पढ़ने के बाद मेरे जहन में कुछ ना कुछ तो आ गया। तो अगर आपने सेक्शन के टाइटल को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, आई कैन गारंटी यू, कि आप उस सेक्शन में जो कुछ लिखा है उसे समझ लेंगे। ठीक है, सेक्शन का टाइटल समझना बहुत जरूरी है। जब आप टाइटल समझ लेंगे, कुछ बंदे कुछ मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टाइटल पढ़ते नहीं है, वो नीचे सेक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सेक्शन का टाइटल समझें कि टाइटल में उसने क्या कहा है। जब आप टाइटल समझ जाएंगे तो सेक्शन लॉ इज द नेम ऑफ कॉमन सेंस। जब आपको टाइटल की समझ आ गई तो सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है आप उसे बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो उसको स्लोली पढ़ें, मीनिंग देखें वर्ड्स की, और उसके बाद उसका एक थारोली उसको एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें। जब आप उसको तीन चार बार पढ़ेंगे तो आपको यकीनन यकीनन आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस सेक्शन में जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, उनकी ऑब्जेक्ट क्या है, उनका मकसद क्या है, और इस लॉ की बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है, इस सेक्शन की क्या है, एप्लीकेबल कहाँ पर है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि आपको सब चीज़ों का इजीली अंडरस्टैंड अप कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, जो लॉ है, लॉ इज द नेम ऑफ कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस आपका लॉ होता है। आम बैठक में, आम बैठउठ में आपने देखा होगा कि एक जो कोई बंदा जब बेअसूली कोई करता है ना, असूल से हटकर कोई बंदा बात करता है, तो आप कहते हैं कि ये तो बेअसूली बात है। तो वो बेअसूली बात क्या है, वो आपने कॉमन सेंस के जरिए उसे उसकी पहचान की। तो ला भी एक कॉमन सेंस का नाम है। तो कत्ल खता, कत्ल खता क्या है, खता माना क्या होता है, खता माना होता गलती। यानी एक बंदे की इंटेंशन नहीं है, वो किसी और चीज को मारना चाह रहा है, लग किसी बंदे को जाता है, तो ये क्या होगा, ये कत्ल खता होगा। यानी कि नाम से जहर है, नाम से जहर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लॉ इज द नेम ऑफ योर कॉमन सेंस। अगर आप उस कॉमन सेंस को अप्लाई कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो आप रट्टा नहीं मार सकते। काइंडली मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि लॉ को रट्टा लगाएं, लॉ को समझ कर पढ़ें, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसके बाद फेडरल लॉ एंड प्रोविंशियल लॉ। ये लॉ की दो मेजर किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ पास बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट लॉ पास करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉ पास करती है। लॉ पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली शामिल है, सेनेट शामिल है और प्रेसिडेंट भी शामिल है। ये तीन चीजें हमारी पार्लियामेंट में शामिल है, याद रखें। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट पार्लियामेंट है, नहीं, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। इज कॉल्ड फेडरल लॉ। जो पार्लियामेंट पास करती है ना, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, उसको हम फेडरल लॉ कहते हैं। एंड इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द कंट्री, और ये पूरे मुल्क में ये एप्लीकेबल होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कानूनी शहादत ऑर्डर, ये सारे क्या हैं, ये सारे फेडरल लॉ हैं, यानी ऑल ओवर द कंट्री ये क्या है, एप्लीकेबल। लॉ पास बाय प्रोविंशियल असेंबली ऑफ कंसर्न प्रोविंस इज कॉल्ड प्रोविंशियल लॉ। इट इज ओनली एप्लीकेबल विद इन द प्रोविंस। पंजाब हाईवे एक्ट 1976, सिंध हाईवे एक्ट उनका कोई अपना होगा, केपी के हाईवे एक्ट उनका कोई अपना होगा,
बलोचिस्तान हाईवे एक्ट कोई अपना होगा, वो बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी। तो ये जो पंजाब हाईवे एक्ट बनाया, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने बनाया, ठीक है। ये सिर्फ पंजाब के अंदर एप्लीकेबल है, पंजाब की बाउंड्री के बाहर इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए इसको हमने प्रोविंशियल लॉ कहा। तो बेयर एक्ट्स को या लॉज को पढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि आपको पता हो कि ये लॉ प्रोविंशियल लॉ है या फेडरल लॉ है, इट इज एप्लीकेबल टू द आवर प्रोविंस और ऑल ओवर द कंट्री। ये सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपके बैकग्राउंड में होंगी तो आपको लॉ इजिली आप पढ़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, ठीक है। स्पेशल लॉ विल प्रिवेल टू जनरल लॉ, ये भी एक रूल है, इंटरप्रिटेशन का रूल है, बेयर एक्ट्स को पढ़ने का रूल है, लॉ को पढ़ने का अप्लाई करने का एक रूल है कि अगर दो लॉ एग्जिस्ट करें, जैसे एक जनरल लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है और स्पेशल लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल रेदर देन जनरल लॉ, स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल, देयर इज पिनल लॉ, पाकिस्तान पिनल कोड विच इज एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस कमिटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पिनल कोड एक पिनल लॉ है, ये पाकिस्तान की हदूद में आप जितने भी ऑफेंस कमिट करते हैं, जितने भी जराइम कमिट करते हैं, ये उन पर लागू होती है। इफ अ पर्सन हैज 30 किलो चरस, इज इट नॉट एन ऑफेंस? अगर एक बंदे के पास 30 किलोग्राम चरस पकड़ी जाए तो क्या ये ऑफेंस नहीं है? इज पाकिस्तान पिनल कोड वुड अप्लाई टू दैट पर्सन? क्या आप उस शख्स पर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई कर सकते हैं? नेवर, यानी कभी नहीं। एक बंदे के पास से 30 किलो चरस पकड़ी गई, क्या आप उस बंदे पर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? हालांकि पाकिस्तान पिनल कोड ऑफेंसेस की बात करती है, 30 किलो चरस लेके चलने वाला बंदा ऑफेंस कमिट कर चुका और बहुत हीनियस ऑफेंस है, तो पाकिस्तान पिनल कोड उस पर अप्लाई होनी चाहिए, असूल तुझे है। लेकिन बात क्या है? बात है स्पेशल लॉ विल प्रिवेल टू जनरल लॉ। तो स्पेशल लॉ क्या है जी चरस के हवाले से? बिकॉज द स्पेशल लॉ एग्जिस्ट्स बाय द नेम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, यानी CNSA जो है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, ये मौजूद है। ये क्या है? ये स्पेशल लॉ। ये क्या है? स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ आमतौर पर छोटा होता है, जनरल लॉ आमतौर पर साइज में, सेक्शन में बड़ा होता है, और ये स्पेशल लॉ है। अगर स्पेशल लॉ आ गया है तो अब पाकिस्तान पिनल कोड हम लागू इस पर नहीं करेंगे, अब हम इसको, इस बंदे को स्पेशल लॉ के अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे, स्पेशल लॉ के स्कोप के नीचे लाएंगे। स्पेशल लॉ क्या है? कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। इसका कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? दिस इज स्पेशल लॉ। FIR वुड बी लॉन्च्ड अंडर सेक्शन 9C ऑफ CNASA 1997, अंडर नॉट अंडर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। इस पर कोई भी पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन लागू नहीं करेंगे इस शख्स पर, ये इस पर हम सेक्शन 9C लागू करेंगे CNASA का। बात की समझ आ गई? यानी अगर दो लॉ मौजूद हों, एक जनरल लॉ मौजूद है और एक स्पेशल लॉ मौजूद है, तो जब उनकी एप्लीकेबिलिटी की बात आएगी तो हम कभी भी जनरल लॉ लागू नहीं करेंगे, बल्कि स्पेशल लॉ वहां पर अप्लाई होगा। ये भी क्या है? एक रूल है। मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि बंदा सिर्फ एग्जाम्पल समझाता रहे, आपको कंसेप्ट क्लियर करना मकसद होता है। ऑलवेज यूज अपडेटेड बेयर एक्ट, ये भी एक बात है कि हम अक्सर पढ़ते रहते हैं जी, बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं पूरा, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता जब चलता है, इम्तिहान देते हैं या किसी अदालत के सामने कोई लॉ कोर्ट करते हैं तो उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत होती हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। फिर कभी भी पुराना बेयर एक्ट ना पढ़े, पढ़ना है तो अपडेटेड बेयर एक्ट पढ़े। अपडेटेड, मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई भी लॉ पढ़ लें, नहीं, अपडेटेड लॉ पढ़े। एन एक्ट डज नॉट रिमेन सेम ऑल द टाइम, कोई भी कानून, कोई भी लॉ हर वक्त एक जैसा नहीं रह सकता। अमेंडमेंट्स अकर विद द नीड ऑफ द आवर, उसमें जरूरत के तहत तरामीम होती रहती है। सो ऑलवेज यूज अपडेटेड बेयर एक्ट्स, अपडेटेड बेयर एक्ट इस्तेमाल करें। अपडेटेड बेयर एक्ट आपको कहां से मिल सकता है?
अपडेटेड बेयर एक्ट और इन योर पॉकेट। अपडेटेड बेयर एक्ट हर वक्त 24 घंटे आपकी जेब में है। वो कैसे? मोस्टली स्टूडेंट्स एंड लॉयर रिमेन क्यूरियस टू नो अपडेटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज। फेडरल और प्रोविंशियल लॉज अपडेटेड के लिए वो भागते रहते हैं कि कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो उसकी आज मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में ये भी आप नोट भी कर सकते हैं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट फॉर अपडेटेड फेडरल लॉज, जितने भी फेडरल लेवल के लॉ हैं अपडेटेड आपको मिलेंगे अगर आप ये वेबसाइट नोट करेंगे http://pakistancode.government.pk/। ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट से आप फेडरल लॉ जो हैं अपडेटेड फेडरल लॉ ले सकते हैं। वेबसाइट फॉर अपडेटेड प्रोविंशियल लॉज, ये अपडेटेड प्रोविंशियल लॉज के लिए वेबसाइट है। पंजाब कोड पंजाब गवर्नमेंट.pk। कोई भी हमारे पंजाब का अगर आपको लॉ चाहिए तो वो आपको इस वेबसाइट से अपडेटेड ਜਿਹੜੀ जो करंट डेट होगी ना, करंट डेट का आपको मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा। इसमें कोई आउटडेटेड आपको लॉ नहीं मिलेगा। यूज ऑफ एक्ट एंड एक्ट इन लॉज, ये अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक एक्ट ये है और ये एक्ट एक छोटे ए के साथ है और एक एक्ट बड़े ए के साथ है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते देखा है। तो जो ये बड़े ए के साथ एक्ट होता है इसका मीनिंग होता है कोडिफाइड लॉ। इससे मुराद लॉ का एक्ट है। ये जहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे इसका ए बड़ा होगा, जहां भी इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड एक्ट मीन्स योर एक्शन। ये जो एक्ट है ना छोटे ए के साथ, इससे मुराद होता है योर एक्शन, यानी आपका काम, आपका कोई अमल। आपने कोई फायर किया है, पिस्टल फायर किया, आपने बंदूक का फायर किया, आपने कोई चोरी किया है, आपका ये क्या है? ये एक्ट है, ये आपका एक्ट है। यानी एक्ट आपका अमल है, आपका एक्शन है। जबकि दूसरा एक्ट बड़े ए वाला ये क्या है? ये कोडिफाइड लॉ है। यूज ऑफ एक्सेप्शन, अक्सर औकात सेक्शन में एक्सेप्शंस का इस्तेमाल भी होता है। जैसे एक्सेप्शन मीन्स एनी सेक्शन नॉट सपोर्टिंग और कवरिंग समथिंग। तो जब कोई सेक्शन, मसलन ये कहा जाता है ना जी कि ये असूल सब पर लागू होगा, लेकिन इसमें इस्तिस्ना ये है कि गवर्नर ऑफ पंजाब पर ये लागू नहीं होगा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पर लागू नहीं होगा, बाकी सब पर लागू होगा लेकिन इन पर लागू नहीं होगा। ये क्या है? ये इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। जैसे एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इफ कमिटेड बाय एनी पर्सन इज ऑफेंस। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको। अगर किसी भी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इफ कमिटेड बाय एनी पर्सन इज एन ऑफेंस, ठीक है, कि कोई भी एक ऐसा काम जो लॉ ने मना किया हो, अगर कोई भी शख्स उसे कमिट करेगा तो वो क्या होगा? वो ऑफेंस होगा। इसकी एक्सेप्शन ये है कि नथिंग इज ऑफेंस कमिटेड बाय माइनर। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि जनरल रूल तो यह है कि कोई भी जो फॉरबिडन बाय लॉ अगर कोई भी आप काम करेंगे तो वो ऑफेंस होगा। लेकिन इसकी देखे ना, ये कहा जाता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यानी कि कोई भी अगर आप पॉइंट आउट करें, कोई भी आप बात करें तो उसकी एक्सेप्शन होती है। आप गौर करेंगे ना, उसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है, ठीक है। जैसे कि तमाम लोग जो लॉ कर जाते हैं, ठीक है, वो वकील तो बन जाते हैं लेकिन तमाम लोग जजेस नहीं बनते। ये भी क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह हर चीज की एक एक्सेप्शन होती है। जिस तरह एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इफ कमिटेड बाय एनी पर्सन इज ऑफेंस, ये एक जनरल रूल तो उसने बता दिया। लेकिन ये भी होगा कि कोई शख्स ऐसा भी होगा जो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नथिंग इज ऑफेंस कमिटेड बाय माइनर, उसने बता दिया कि कोई भी अगर माइनर कोई कमिट करेगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का लफ्ज भी अक्सर इस्तेमाल होता है। इफ समथिंग इज मेंशन इन डेफिनेशन एंड लेटर ऑन दैट थिंग इज मेंशन इन डिफरेंट देन वेयर इट गिव्स हेडिंग इफ अप्लाइंग दैट देयर इज टर्म मीनिंग वुड बी एज फॉलो। देखें कि एक डेफिनेशन में दी गई है ना एक चीज, कि इस एक्ट में डेफिनेशन में दी गई है कि इस एक्ट में माइनर का मतलब ये होगा, तो बाद में जाकर माइनर का मतलब कुछ और हो गया किस सेक्शन में, तो वहां पर वो एक्सप्लेनेशन देगा, नीचे कहेगा कि यहां पर माइनर का मतलब ये होगा, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये है
कि चूंकि उस एक्ट की डेफिनेशन में माइनर का मतलब कुछ और दिया गया है, तो यहाँ पर मतलब कुछ और है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में वो वाज़ा कर देगा कि यहाँ पर माइनर का मतलब वो नहीं होगा जो हम इस एक्ट के सेक्शन में दिया था, बल्कि यहाँ पर माइनर का मतलब ये होगा जो इस सेक्शन में दिया गया है। तो इफ माइनर इज डिफाइंड इन बेयर एक्ट एज फॉलो, अगर डेफिनेशन में माइनर की जो है ना तारीफ इस तरह की गई है कि एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज माइनर। अगर डेफिनेशंस के सेक्शन में या पोर्शन में ये दिया गया है कि कोई भी माइनर जो है वो क्या होगा कि वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र का बंदा माइनर होगा। ये 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 बात की गई है डेफिनेशंस में। जबकि आगे किसी और सेक्शन में दिया गया कि एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इफ कमिटेड बाय एनी पर्सन इज एन ऑफेंस। मैं ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा कोट कर रहा हूं कि आगे के सेक्शन में यह बात की गई है कि कोई भी ऐसा काम जो लॉ ने मना किया हो अगर कोई भी शख्स करेगा तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस होगा। एक्सेप्शन भी दी गई है कि नथिंग इज ऑफेंस कमिटेड बाय माइनर, कि वो कोई भी ऑफेंस माइनर अगर कमिट करेगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, असल हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन की। मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये इफ माइनर इज डिफाइंड इन बेयर एक्ट की डेफिनेशन की पोर्शन में माइनर की ये डेफिनेशन है, माइनर की ये डेफिनेशन है डेफिनेशन सेक्शन में। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज माइनर, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा जो होगा वो माइनर होगा। ये डेफिनेशन है बेयर एक्ट के डेफिनेशंस के पोर्शन की। बाद में चलकर किसी और सेक्शन में, ठीक है, किसी और सेक्शन में ये बात की गई है कि एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इफ कमिटेड बाय एनी पर्सन इज एन ऑफेंस, एक्सेप्शन नथिंग इज ऑफेंस कमिटेड बाय माइनर। उसने ये कहा कि कोई भी ऑफेंस एज नहीं होगा अगर वो माइनर कमिट करेगा। अच्छा, अब माइनर की डेफिनेशन तो ये है कि वो 18 साल से कम उम्र का बंदा माइनर होगा, तो यहां पर उसने कह दिया कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जो माइनर कमिट करेगा। आप मुझे ये बताएं कि एक 16 साल का बंदा है, क्या वो बालिग नहीं होता? क्या उसके पास शऊर नहीं होता? क्या उसको समझ नहीं होती? वो किसी को जाकर गोली मार दे, वो कहे मैं तो माइनर हूं? नहीं नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब माइनर की एज फिक्स कर दी गई है कि 10 ईयर्स, 10 साल या 10 साल से कम उम्र का बंदा माइनर में शुमार होगा। इससे ऊपर आप उसको माइनर में शुमार नहीं कर सकते। तो उस सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि लोग मिसगाइडेड ना हो। एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हेयर माइनर मीन्स अ पर्सन ऑफ 10 ईयर्स आर बिलो, कि इस मुतलका इस खास सेक्शन में माइनर का मतलब है कि 10 साल या 10 साल से कम उम्र का बंदा। एक्सप्लेनेशन में भी इन अदर फॉर्म टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ सेक्शन, ये किसी और शक्ल में भी हो सकती है, उस सेक्शन के स्कोप को मजीद बढ़ाने के लिए, मजीद उसको वो एलोबरेट करने के लिए आप एक्सप्लेनेशन की सुर्खी दी जा सकती है। ठीक है, आमतौर पर एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल ये है जो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में एक चीज़ दी गई है ना, उसके बरक्स अगर किस सेक्शन में अगर उसे आप बयान करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि यहाँ पर इसका मुतलका सेक्शन में, इस खास सेक्शन में इस चीज़ का मतलब ये होगा। जैसे डेफिनेशन में 18 साल बताया गया था माइनर की उम्र, जबकि इस मुतलका सेक्शन में आपने बताया कि यहाँ पर माइनर से मुराद 18 साल का बंदा नहीं होगा बल्कि 10 या 10 साल से कम उम्र का बंदा होगा। ये होती है एक्सप्लेनेशन। यूज ऑफ कॉमा इन बेयर एक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज द रोल ऑफ कॉमा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कामे का और सबसे अहम इस्तेमाल होता है। देयर आर डिफरेंट यूज ऑफ कॉमा एज फॉलो। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट सीरीज ऑफ थिंग्स एज फॉलो, सीरीज ऑफ थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स नोट्स एनी मैटर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय एनी अदर मीन इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ये देखें, ये एक सीरीज है, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, ये क्या है? ये एक सीरीज ऑफ थिंग्स है। इनको सेपरेट करने के लिए कामा हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये कामे का एक इस्तेमाल है। कामे का दूसरा इस्तेमाल क्या है कि कॉमा इज यूज्ड टू गिव फर्दर एक्सप्लेनेशन इन अ गिवन स्टेटमेंट एज फॉलो, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया है ना, आपने एक बात की है, तो उस बात के दरमियान में आपने एक अलहदा बात कर दी है फसाद के तौर पर। वो जो अलहदा बात आपने की है ना, वो बजाय आपको लगता है कि ये इररेलीवेंट है, लेकिन वो इररेलीवेंट नहीं होती, वो रेलिवेंट होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि इट शैल बी प्रज्यूम, ये फर्ज किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि अनटिल कंट्रेरी इज प्रूव, जब तक कोई चीज इसके अपोजिट प्रूव ना हो जाए, दैट पर्सन सो काजिंग द वन थिंग इज टू रिजेंबल एटसेट्रा, जो भी है। यानी कि ये जो एक
एक चीज है ना, ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है, ये क्या है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है। मैं इसको दरमियान से निकाल रहा हूं, इन दोनों कामों को भी खत्म कर रहा हूं। अब देखिए, इस सेंटेंस को मुकम्मल करें। ये सेंटेंस मुकम्मल इजीली हो रहा है ना, विदाउट एनी इंटरप्शन हो रहा है ना। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट पर्सन सो काजिंग द वन थिंग इज रिजेंबलिंग एंड जो 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 भी है, यानी कि कनेक्शन बन गया ना। मैं इसको दोबारा वापस ला रहा हूं। ये देखिए, ये एक इजाफी बात थी ना, फर्दर एक्सप्लेनेशन थी ना, जो एक हमने एक स्टेटमेंट में इसको एडजस्ट कर दिया। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर आपने देनी है तो उससे पहले भी आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। यानी कि असल आप में आपने करना क्या है, ये आपने पढ़ तो लिया है फर्दर अंटिल कंट्रेरी इज प्रूव, लेकिन आपने इट शैल बी प्रज्यूम और इसके बाद दैट, इनके दरमियान कनेक्शन को सेट करना है। इनके दरमियान आपने कनेक्शन को सेट करना है और ये डायरेक्टली आप इनको करेक्ट करना है। इट शैल बी प्रज्यूम दैट पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल। तो अगर आप इनको डायरेक्ट कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इसको बीच में पढ़ेंगे ना इसको साथ, तो आपको समझ नहीं आएगी। पढ़ना इसको भी जरूरी है, पढ़ना इसको भी जरूरी है, लेकिन समझने के लिए आपने कनेक्शन बनाना है इसका और इस दैट का। ठीक है, जैसे एक सादा एग्जांपल के साथ, और कि कायदे आजम कॉमा द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कॉमा बॉर्न इन कराची। जी हमने क्या दे दिया दरमियान में, हमने एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूं, मैं इसको भी उड़ा रहा हूं। देखिए, कैद आजम बॉर्न इन कराची, ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया ना, इसमें कोई इंटरप्शन तो नहीं है। कैद आजम बॉर्न इन कराची, तो मैं वापस उसको ला रहा हूं। ये देखिए, यानी कि हमने कैदादम के बाद कॉमा लगाकर एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक फर्दर बात कर दी है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हमने कैदादम के साथ जो बात करने वाले थे कैदादम की, हमने उसको मुकम्मल कर दिया। कैदादम बर्न कराची, यानी कि आपने कनेक्ट करना है इस कैदादम के नाम को और इसको बर्न कराची डायरेक्टली, कैदादम बर्न कराची। लेकिन आपने बीच में पढ़ लेना है कि कैदादम के मतलब उसने क्या बात की है, कैद आजम कॉमा द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कॉमा बर्न कराची। बात की समझ आ गई। यानी कि ये कामे का बहुत बड़ा इस्तेमाल है कि हम एक छोटी सी बात करके उसके आगे कामा लगाते हैं, फिर दरम्यान में एक और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कामा लगाकर जो हमने पीछे छोटी बात की थी ना उसको मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है, यानी अक्सर आपने आपने आम गुफ्तगू में भी देखा होगा कि हम बात करने लगते हैं और फिर हम किसी और साइड पर चले जाते हैं, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो जब हमने अपनी जगह छोड़ी थी वहां पर भी कामा लगता है, जब हम वापस आने लगते हैं ना अपनी असल जगह पर, तो वहां पर भी कामा लगता है। जो दरम्यान में जो कामों के दरम्यान में जो बात हमने की वो क्या है, वो फर्दर एक्सप्लेनेशन की बात होती है। ठीक है, उसको ये कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली पढ़ते हैं क्या नाम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बन कराची, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यार ये इसका कनेक्शन नहीं बन रहा बात के साथ। कनेक्शन इसलिए नहीं बन रहा होता, आपको रूल तो नहीं पता। रूल ये है कि क्या दादा है ना, इसके बाद कॉमा है, आपने डायरेक्ट इसको कनेक्ट करना बॉर्न इन कराची। जैसे मैंने आपको ये इसको मैंने गैप करके बताया था, इसको मैंने गैप करके बताया था, तो आपने देखा कि वो इजिली, मतलब उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रही थी और वो आप उसको इजिली समझ रहे थे। ये देखें, ये तो कोई भी इसमें इंटरप्शन नहीं होगी अगर आप इसको दरम्यान में से निकाल लें। लेकिन ये क्या है, ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पाटन कराची, इसमें कौन सी इंटरप्शन है। लेकिन अगर आप ये लगा देंगे तो ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन आपने दरम्यान में दे दिया। लेकिन फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए रूल ये है कि आप कामा लगाएंगे उससे पहले भी उसके बाद भी, तो उन दो कामस के दरम्यान आप फर्दर एक्सप्लेनेशन देकर फिर अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। तो ये रूल होता है बहुत बड़ा। आपने डायरेक्टली इस कैद आजम को, इस हिस्से को और कामे के बाद वाले हिस्से को आपने डायरेक्टली क्या करना होता है, आपने इसको कनेक्ट करना होता है। जब डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह हो जाता है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या होती है, illustration is always used after a section to explain the practical applicability of that section as follow। illustration का भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि illustration और explanation में क्या फ़र्क है। illustration हमेशा एक एग्जांपल होती है उसकी, जैसे कि if A commits a theft in B's house and stole 6 tola gold, C, a goldsmith in Sarafa Bazaar Sargodha knows that
gold is stolen. If she receives that gold dishonestly, then Goldsmith has committed offense under section 411 of Pakistan Penal Code 1860. यानी कि पर्सन ए ने बी के घर से कुछ 7 तोले सोना चोरी किया और उसको सराफा बाजार सरगोदा में सी के पास जाकर भेज दिया। सी को पता है कि ये सोना जो है ना ये स्टोलन है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी शुदा है। वो अगर उसको इंटेंशनली डिसऑनेस्टली उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेता है तो उसने कौन सा जुर्म कमिट किया? उसने सेक्शन 411 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के तहत उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो ये क्या है? ये इलस्ट्रेशन है, उसने इलस्ट्रेट किया है, एग्जाम्पल देकर उसने शख्स ए बी सी एग्जाम्पल देकर, यानी कोई भी जैसे इशफाक है, इश्तियाक है, जो भी है, मतलब हसनैन है, जो भी है, इस तरह यानी कि उसने क्या किया है? एग्जाम्पल देकर उसने एक कहानी बनाकर आपको दिखाया है कि ऐसा ऐसा अगर होगा ना तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो ये क्या होता है? जब आप लोगों को कोट करके एग्जांपल देते हैं तो वो क्या होता है? वो इलस्ट्रेशन होता है। यूज ऑफ वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग, ये भी बहुत अहम वर्ड है और अक्सर अक्सर सेक्शन में इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ वर्ड, जैसे देखें ये 3 वर्ड्स का मुरक्कब है, नॉट विद स्टैंडिंग, ये 3 वर्ड्स का मुरक्कब है, नॉट विद स्टैंडिंग। When a clause begins with a word notwithstanding, the object is to give overriding effect over other provision of act which is equivalent to saying in spite of those provisions the particular clause would apply. Notwithstanding इसको नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी कहा जाता है और ये जब किसी भी सेक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहे हैं। ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर वही बात किसी और जगह पर भी बयान की गई है, किसी और एक्ट में बयान की गई है या उसी सिमिलर एक्ट में बयान की गई है जो आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास जिसमें नॉट विद स्टैंडिंग आ जाए ना, उसका मतलब होता है कि ये जो मुतलका सेक्शन और क्लास है ये अप्लाई होगा। जो बाकी बातें हमने की थी उनकी वो बातें इस बात को मुतासिर नहीं करेंगी, इस बात को मुतासिर नहीं करेंगी। तो नॉट स्टैंडिंग ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है, यानी किसी और एक्ट में अगर कोई इस हवाले से बात की गई है या इस मुतलका एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अगर कोई बात की गई है तो वो बात हमारी इस बात को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये नॉट स्टैंडिंग का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल क्या जी? Notwithstanding anything contained in clause 1 or any other law for the time being in force, the member of National Assembly from FATA to be elected in the general election of 2018। उसने कहा है कि क्लास 1 में जो कुछ मेंशन किया गया है या कोई और लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि फोर्स है, वो मेंबर नेशनल असेंबली फ्रॉम फाटा टू बी इलेक्टेड, कि फाटा के जो मेंबर हैं वो नेशनल असेंबली में इलेक्ट होंगे 2018 के इलेक्शन में। ऊपर जो क्लास दी गई है, जो भी क्लास दी गई है, या किसी और लॉ में अगर कोई और बात की गई है फाटा के मेंबर्स के हवाले से कि वो नेशनल असेंबली मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, कोई भी बात की गई है, तो उन सब बातों पर सबसे वजनी बात ये है जो हम ये कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग के साथ जो हम ये बात कर रहे हैं ये सबसे वजनी बात है, ये अप्लाई होगी। बाकी जो भी प्रोविजन अगर फाटा के मेंबर्स के इलेक्शन के हवाले से मौजूद है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। करंटली ये अप्लाई होगी, जो नॉट विद स्टैंडिंग के साथ हमने ये जो मेंशन किया ना फाटा के मेंबर को, ये अप्लाई होगा। बाकी कोई भी अप्लाई, ये होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। अगर फाटा के मेंबर्स के हवाले से कि वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, कोई और लॉ मौजूद हो तो वो अप्लाई नहीं होगा। अगर इसी सेक्शन में जैसी क्लास में ऊपर कोई हमने बात की है फाटा के हवाले से, वो भी इसको इफेक्ट नहीं करेगी। ये मुतलका बात, पर्टिकुलर बात जो हम ये कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल notwithstanding anything contained in clause 1 or any other law for the time being in force, the member of the assembly from FATA to be elected in the election of 2018। यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है, ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है कि जो मुतलका बात हम कर रहे हैं इसको कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी सेक्शन, कोई भी इसको क्लास, कोई भी चीज इसको अफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, ये अपनी हैसियत बरकरार रखेगी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये अपनी हैसियत बरकरार रखेगी, इसको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, इसको कोई भी लॉ परेशान नहीं करेगा,
इसको कोई भी सेक्शन परेशान नहीं करेगा जी, इस बात की अपनी हैसियत मौजूद रहेगी, बरकरार रहेगी। नॉट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है, ये उस क्लास को ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है, उस क्लास को वो एक प्रोटेक्शन मुहैया करती है, उस क्लास को ये कहती है कि इस ये क्लास किस अफेक्ट नहीं होगी, कोई भी लॉ इसको अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इसको सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। ये होता है जी नॉट स्टैंडिंग, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास या ओवरराइडिंग इफेक्ट। यूज ऑफ वर्ड नेवरदलेस, नेवरदलेस ये भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है लफ्ज। इसका क्या मतलब होता है जी? नेवरदलेस इट टेल्स द रीडर दैट समथिंग हैपेंड इवन दो देयर इज समथिंग दैट माइट हैव स्टॉप्ड इट फ्रॉम हैपनिंग। नेवरदलेस का इस्तेमाल उस वक्त होता है कि जब आप ये कहना चाहें कि बहुत सारे चैलेंजेस मसाइल के बावजूद ये चीज जो है फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। नेवरदलेस का मतलब होता है बहरहाल। बहरहाल का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे मसाइल परेशानियों के बावजूद भी वो हंस रहा है, ठीक है, बहुत सारे दुखों के बावजूद भी आप उसे हंसता हुआ देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियों के बावजूद भी वो आजकल बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीज जो आपको समथिंग हैपेंड इवन दो देयर समथिंग दैट माइट हैव स्टॉप्ड इट फ्रॉम हैपनिंग, वो ये कह रहा है कि कोई चीज जिसको कोई चीज रोक रही है हैपन होने से, वाकया होने से, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज हैपन हो जाए, तो उसके लिए हम नेवरदलेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड हैज वेरी सीवियर पनिशमेंट्स इन इट, पाकिस्तान पिनल कोड में बहुत सारी सख्त किस्म की सजाएं मौजूद हैं। नेवरदलेस, बहरहाल, पीपल आर कमिटिंग द ऑफेंसेस, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। यानी कि एक एक क्या है, एक रुकावट है, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड एक रुकावट है ऑफेंसेस के रास्ते में, जराइम के रास्ते में, लेकिन इस रुकावट के बावजूद भी नेवरदलेस पीपल आर कमिटिंग द ऑफेंसेस, यानी कि पीपल जो है फिर भी जराइम कर रहे हैं। यूज ऑफ प्रोवाइजो और प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो और प्रोवाइडेड दैट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक कंडीशन व्हिच इनलार्जेस द स्कोप ऑफ दैट सेक्शन। ये क्या होती है? ये एक शर्त होती है। प्रोवाइजो या प्रोवाइडेड दैट जहां पर भी है उसका मतलब होता है कि लेकिन शर्त ये है कि, लेकिन शर्त ये है कि, इसका ये मतलब होता है whoever commits कत्ले खता shall be punished with दियत, कोई भी जो कत्ले खता कमिट करेगा वो दियत के साथ उसको वो दियत उसको देना पड़ेगी, यानी कि खून बहा उसको देना पड़ेगा। 30 मेरे ख्याल में 336 ग्राम ऑफ सिल्वर होते हैं दियत के। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइजो की एग्जांपल आ गई। वेयर कत्ले खता इज कमिटेड बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसने कहा कि लेकिन शर्त ये है कि अगर एक बंदे ने रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग से बंदे को मारा है ना, तो उसको दियत के साथ साथ 5 साल कैद भी होगी, ठीक है। इसको क्या किया? इसने एक कंडीशन यानी एक शर्त बयान कर दी है, और सेक्शन को मजीद क्या कर दिया? इनलार्ज कर दिया, यानी सेक्शन का स्कोप को मजीद थोड़ा सा खुला कर दिया। यानी प्रोवाइडेड या प्रोवाइजर्स जहां पर भी आएगी उसका मतलब ये होगा कि आप सेक्शन को मजीद एलोबरेट करना चाहते हैं, उसका स्कोप इनलार्ज करना चाहते हैं, पहला मतलब। दूसरा मतलब, आपने ऊपर जो बात की है उसकी एक शर्त देना चाहते हैं कि ये शर्त अगर ये हो जाएगा ना, तो फिर उसकी सूरत हाल ये होगी। जैसे ऊपर कत्ले खता की बात की गई है कि कत्ले खता जो करेगा उसको दियत की सजा दी जाएगी, लेकिन नीचे दिए गए अगर कत्ले खता वो रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग से करेगा तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा 5 साल इजाफी होगी, ताजीर होगी उसकी सजा 5 साल की, और साथ दियत भी होगी, ठीक है। यानी कि प्रोवाइजो क्या है? एक शर्त होती है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, 5 ईयर की साल सजा होगी। यानी कि एक प्रोवाइजो का मतलब होता है शर्त देना, कि ऊपर जो सेक्शन हमने बयान किया है कि हमने तो ऊपर तो जनरल बात की है, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी, इस किस्म के हालात हो जाएंगे, तो फिर ये होगा। जैसे ये बताया कि रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर होगी तो वो 5 साल सजा भी होगी और साथ दियत भी होगी। यूज ऑफ शेल, when in any class shall is used it means it is mandatory। जब shall का इस्तेमाल हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो लाजिम है। वो क्या है? वो लाजिम है कि he shall be punished with death, he shall be punished with death, death is mandatory, यानी उसके लिए मौत लाजिम हो चुकी है। offender could not avoid death, जो मुजरिम है वो डेथ से नहीं बच सकता, यानी कि शैल का इस्तेमाल हो गया, यानी लाजिम हो गई है। यूज ऑफ मे, व्हेन इन एनी क्लास मे इज यूज्ड इट्स मीन इट इज नॉट मैंडेटरी। मे का मतलब क्या होता है कि वो जरूरी नहीं होता,
वो साहिब अख्तियार साहिब इक़्तिदार की मर्जी है, जज की मर्जी है कि वो उसे सजा कर दे या ना करे। ही मे बी पनिश्ड विद फाइन, जज की मर्जी है कि उसको फाइन भी कर दे या ना करे। मे का मतलब आ गया, ये डिस्क्रिशन है, इट इज नॉट मैंडेटरी। और ये क्या होती है बेसिकली, ये क्या होती है कि इट इज अ डिस्क्रिशन, इट इज अ डिस्क्रिशन, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये बेसिकली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट को बयान करता है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो जज की मर्जी है कि वो उसको सजा दे या ना दे। ही मे बी पनिश विद दैट, फर्ज किया कि एक बंदे का केस चल रहा है अदालत में, जज ये भी कह सकता है कि ही मे बी पनिश विद डेथ, उसको सजा भी दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको सजा दी जाए, लेकिन दी जा सकती है। ही मे बी पनिश विद डेथ और ही मे बी पनिश्ड विद फाइन, उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है, लॉ पाबंद नहीं कर रहा जज को कि लाजमन जुर्माना करो, लॉ ने पाबंद नहीं किया। जब शल आ जाएगा तो यहां पर जज पाबंद है, जज यहां पर पाबंद है कि वो जो लॉ ने कहा है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ ने जो कहा है जज को माननी पड़ेगी। शल आ गया, मे जब आ जाएगा तो यहां पर जज की मर्जी है कि वो उसको उस पर तरस खा जाए या उसको वो जुर्माना ठोक दे, ये जज की मर्जी है। मे के साथ जज की मर्जी है। डेथ इज नॉट मैंडेटरी, देयर इज चांस फॉर ऑफेंडर दैट ही कैन सेव फ्रॉम डेथ, यानी वो अपने आप को डेथ से बचा सकता है। Note, for further details, please listen lectures on punctuation by links given below in the description of this video. Thank you so much, dear viewers. आप मजीद इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लेक्चर्स हैं पंक्चुएशन के, उनको भी सुन सकते हैं वजाहत के साथ। और मजीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें थी, ये मेन चीज़ें थी जो मैंने फेस की थी पढ़ते वक्त, और इनको मैंने अलहदा से नोट किया और आप लोगों के लिए मैंने इसे बाकायदा टाइप किया और मेहनत की। रिस्पांस दीजिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी भी इसमें लॉ की लेक्चर्स मौजूद हैं, ऐसा ऐसा कंट्रैक्ट एक्ट पर भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंग्लिश ग्रामर की भी लेक्चर रिकॉर्ड मैंने किए, और इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, वक्तन फवक्तन मैंने लॉ के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है विद मतलब पढ़ते वक्त मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, उसकी एक नुस्खा किमिया आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक सिंपल वर्डिंग में मैंने चीज़ों को उनको बयान किया हुआ है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो इजी रहेंगी। आपको बहुत थोड़े वक्त में इंशाल्लाह लॉ की बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।